हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर ली थी क्लास 6 की ज्योग्राफी। आज अपन बात करेंगे, यह है अपनी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है और यह है अपना इंडिया ज्योग्राफी चल रहा है। जिस बुक का नाम है, जो अपन बुक पढ़ रहे हैं, वो है हमारा पर्यावरण। और इस बुक से भी हम पर्यावरण से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ेंगे, क्लास 7। और यह है अपनी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन इस वाले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि छोटा सा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नाटक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, या कुछ संवाद लिख लेते हैं कि संवाद है यहाँ पे एक बच्चे और टीचर के मध्य। तो क्या संवाद है, देखते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। यानी जो उनकी स्कूल के बगल में जो खेल का मैदान था, अब उस मैदान में खुदाई चल रही थी। और उस खुदाई किस लिए चल रही थी, क्योंकि वहां पर एक बड़ी मंजिला इमारत बनने वाली थी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल व तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठी को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी जो असेंबली होती है, जो अपनी प्रार्थना होती है सुबह सुबह, वहां पर भी उन्होंने ऐसी बात बताई। फिर कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है, या पर्यावरण किसे बोलते हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, वो कहलाता है पर्यावरण। यानी गुरुजी ने बताया कि जैसे रवि ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी पर्यावरण क्या है, तो गुरुजी ने बताया कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, यानी अपने आसपास पेड़, नदी, पहाड़, सड़क, खेत खलियान, घर, मकान और बारिश, हवा, तारे, चांद, सूरज, ये सब अपने आसपास देखते हैं, पर्यावरण कहलाता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। फिर गुरुजी ने कहा, हाँ लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। अब देखो, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सब प्रकृति के द्वारा निर्मित है, इसका मनुष्य ने तो निर्माण किया है नहीं। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क मानव ने बनाई है, कार मानव ने बनाई है, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए कि अपने निकट सहपाठी के साथ प्रकृति व मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाने का गुरुजी ने यहाँ पर आदेश दिया। फिर आगे बात कर रहे हैं कि रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया कि हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती हैं। यानी हमारा पर्यावरण हमारी अपनी, यानी मनुष्य की खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उसमें बदलाव कर रहे हैं। जैसे अपना काम पहले बैलगाड़ी से चल जाता था, फिर अपनी ज़रूरत पड़ी कि अपने को और तेज़ गति से चलना है, तो फिर वहाँ पर मोटर गाड़ी का विकास हुआ। अब वो मोटर गाड़ियों की जो रफ्तार है, वो भी लगातार धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन करते रहते हैं। कुछ परिवर्तन पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, और बल्कि कुछ परिवर्तन पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होते हैं। अब आगे बताया गया है, ये देखो पर्यावरण के यहाँ पर घटक बताए गए हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। जो प्राकृतिक घटक है, प्राकृतिक घटक में आता है जल मंडल, जो अपने पानी हो गई, नदियाँ हो गई, तालाब हो गया, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, ये सब आते हैं प्राकृतिक घटक में। फिर आता है वायु, वायुमंडल, जो तो अपने ओजोन गैस की परतें हैं, जो वायुमंडल की परतें हैं, वो सभी अपन ने पिछली वाली की जो क्लास थी, क्लास 6, उसमें पढ़ा था। स्थल मंडल, ये अपनी नदी, नदी नहीं सॉरी, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब आते हैं स्थल मंडल में। और स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल बनाकर सजीव का निर्माण करते हैं। यानी ये कंप्लीट हो जाएगा जैव मंडल, यानी ये तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और ये आते हैं अपने पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों में। फिर बात करते हैं मानव निर्मित घटक, यानी मानव ने कौन कौन से ऐसे निर्मित घटक किए गए हैं। जैसे इमारतें मानव के द्वारा बनाई गई है, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग, ये सब मानव निर्मित घटक हैं, लेकिन हैं भी ये पर्यावरण का ही हिस्सा। अब बात करते हैं मानव। मानव में हिस्सा देखें, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हो गए, 3 घटक हो गए, प्राकृतिक घटक हो गए, मानव निर्मित घटक हो गए, और स्वयं मानव भी एक पर्यावरण का ही घटक है।
मानव में कौन कौन सा आता है? एक व्यक्ति आएगा, एक परिवार आएगा, एक समुदाय आएंगे, फिर अलग अलग धर्म आएंगे, शिक्षा आएगी, आर्थिक आएगा और राजनीतिक स्थिति। ये सब मिलकर अपने पर्यावरण के घटकों का निर्माण करते हैं। फिर क्या बताया था? गुरुजी ने बताया कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपन बदलाव करते रहते हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं व प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। आगे यहाँ पे कि पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी मेरे चारों ओर कौन पाए जाएंगे? मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा ताऊ। स्थान हो गया मेरा गांव, घर, वस्तु हो गया ये लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, चारपाई, खाट, ये सब अपने जो प्रकृति है। और प्रकृति में क्या आ गया? अपने यहाँ पे गांव में तालाब हो गए, पेड़ हो गए, ये सब अपना जो मेरे आसपास का इलाका है वो मेरा एक पर्यावरण कहलाता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अब जीवी क्या होता है? जीवी होता है एक सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु। जो सजीव प्राणी होते हैं उसको बोलते हैं जीवी, और अजीवी क्या होते हैं? निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। जैसे ये अपना कंप्यूटर हो गया, ये अपने आप काम नहीं कर सकता, हम इसको ऑर्डर करेंगे उस हिसाब से काम करेगा। फोन हो गया, अपने चारपाई हो गई, फिर अपने टेबल हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, मकान हो गई, ये आते हैं अजीवीय में। जीव आते हैं कीट पतंग, पशु, मानव, पहाड़, वो अपने नदियाँ, नदियाँ नहीं सॉरी, ये अपने पादप हो गए, ये सब आते हैं जीवीय के अंदर। अब अपन बात करते हैं आगे। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां व उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब देखो, जो पर्यावरण है इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, इंग्लिश में पर्यावरण को बोलते हैं एनवायरमेंट। ये हो गया अपने एनवायरमेंट की स्पेलिंग। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनर या एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब बात करते हैं अपन प्राकृतिक पर्यावरण की, कि प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे व जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि ये अपन ने पिछले वाली क्लास में कंप्लीट किया है। जिसने नहीं देखा है वो भी जाके देख सकता है। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं, यानी जिस पर अपन निवास करते हैं, अपन फसलें उगाते हैं, अपन अपना मकान बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, वो सब होता है स्थल मंडल। यह चट्टानों व खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यानी अपन जमीन के नीचे खुदाई करेंगे तो कुछ चट्टानें व खनिज भी निकाले जाते हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी जो महासागर होते हैं, महासागरों के अंदर भी पठार पाए जाते हैं, अंदर भी वहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर मैदान भी इलाका होता है, यानी समतल भी होता है जो अपने महासागर की तली होती है। और ऊपर का आपने पता ही है, पहाड़ भी होते हैं, उबड़ खाबड़ पठार, मैदान, कहीं पर समतल है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है। फिर स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि व मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी स्थल मंडल के कारण अपन यहाँ पर कृषि कर सकते हैं, अपन अपने घर बना सकते हैं, पशुओं के लिए चारा भी यहीं पर होता है, और खनिज संपदा भी अपन यहीं से निकालते हैं। अब ये देखो, ये है अपने पर्यावरण के क्षेत्र, कुछ अच्छा सा डायग्राम बताया गया है यहाँ पर, इसको देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या आता है? ये देखो स्थल मंडल, जहाँ पर मकान बने हुए हैं, सड़क बनी हुई है, खेती हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, बस चल रहा है। जल मंडल में नाव चल रही है, जलीय जीव हैं वो भी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, मछलियाँ भी होंगी। वायुमंडल में एरोप्लेन है, हवा भी है और बादल भी है, और इन तीनों को मिलाकर बनता है जैव मंडल। यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को मिलाकर के सॉरी स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को मिलाकर जैव मंडल का निर्माण होता है। यानी जैव मंडल में ये तीनों चीजें आ जाती हैं। अब जल क्षेत्र की बात करते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनाता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी जो वायुमंडल होता है वो सूर्य की जो गर्मी पड़ती है, जो धूप होती है, उससे भी अपनी रक्षा करता है, यानी अपनी मानवों की रक्षा करता है। जो प्रकृति पर लोग निवास करते हैं पृथ्वी पर, उनकी रक्षा करता है। फिर इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम व जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैसा कि अपन ने पिछले डायग्राम में पढ़ा था कि स्थल, जल और वायुमंडल को बनाकर जीव मंडल को, एक सजीव का निर्माण करते हैं, जो जैव मंडल कहलाता है। जो वहीं पर है कि स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब बात करते हैं कि पारितंत्र क्या है। देखो, ये दे रखी है पारितंत्र की परिभाषा। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यानी पारितंत्र का मतलब क्या होता है? जो समस्त जीवधारी यानी अपन, मानव, कीट पतंग और पादप और पशु आपस में पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास भी करते हैं और ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा भी संबंधित एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब देखो, यहाँ बताया गया है कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से पूछा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर व रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। फिर वहीं कहा कि हीरा ने भी बोला पीछे से कि ऊंट तो मिलते ही होंगे। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली व अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति व लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ये उसने गुरुजी से पूछा। फिर गुरुजी ने कहा, बिल्कुल संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। जैसे अपन मानव है, अपन खेती नहीं करेंगे तो अपन खाएंगे क्या? खेती कैसे होगी? बारिश की वजह से होगी। बारिश किससे होती है? जो वाष्प बन के जाती है महासागरों या नदियों के पानी से, सूर्य गर्मी से जो वाष्प पैदा होती है, वो संगठन की क्रिया के कारण ऊपर जाके बादलों का निर्माण करता है। फिर वही बादल बारिश करते हैं, फिर बारिश से फसल होती है, फसल से अपन खाते भी हैं। जो फसल को जो कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जो चिड़ियाएँ होती हैं वो खा जाती हैं। तो ये सब एक पूरा पारितंत्र चलता रहता है, यानी हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी व आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी अगर अपन बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे, यानी बारिश ही नहीं होगी तो अपन उगाएंगे क्या? खेती नहीं होगी अच्छी बिना बारिश के, और जब खेती नहीं होगी तो अपन खाएंगे क्या? यानी अपन बारिश पर भी निर्भर है, अपन स्थल से भी निर्भर है, अपन जल पर भी निर्भर है। यानी अपन जो मानव है या फिर कोई भी जीव जंतु हो गया या आपस में जो वृक्ष हो गए, वो सब एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यानी बिना किसी के अकेले अपन कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बताया गया है कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर व छोटे से ताल भी एक पारितंत्र हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि व उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? ये भी आपको बताना है। फिर देखो, शब्दावली के बारे में दिया गया है कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। अब जैसे वस्तु विनिमय में क्या होता है कि जैसे एक आदमी है, उसके पास गेहूं की फसल पैदा की उसने, उसके पास बहुत सा गेहूं हो गया। एक दूसरा आदमी है जिसने गेहूं नहीं उगाया और उसने वहां पर अपने खेत में बाजरे की फसल उगाई। अब जो गेहूं वाला व्यक्ति है उसको बाजरे की आवश्यकता है थोड़े से खाने के लिए, और जो बाजरे वाले व्यक्ति है उसको भी थोड़ा सा गेहूं की आवश्यकता है खाने के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, आपस में
वो अपना कुछ उसको बाजरा दे देगा और गेहूं वाला अपना उसको गेहूं दे देगा, यानी वो बाजरे और गेहूं की अदला बदली करके एक दूसरे का काम चला रहे हैं। तो वो होती है वस्तु विनिमय पत्ती। अब जैसे उसके पास बाजरा तो आ गया, गेहूं वाले के पास बाजरा भी आ गया, अब उसे चाहिए दूध, तो दूध वाले के पास जाएगा, यानी जो पशुपालन करता है उसके पास जाएगा। अब वो पशुपालन वाले से बोलेगा कि मुझे कुछ दूध दे दो और बदले में ये गेहूं रख लो। तो उसने गेहूं के बदले में दूध ले लिया। अब गेहूं वाले के पास गेहूं तो है, दूध भी है और बाजरा भी आ गया। अब उसे कुछ सब्जी भी चाहिए, तो सब्जी वाले के पास जाएगा कि आप बदले में गेहूं ले लो और मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो। तो वो सेम गेहूं देकर सब्जी ले लेगा। तब उसने उस गेहूं से ही सब्जी ले ली, दूध ले लिया और बाजरा ले लिया। तो ये होती है वस्तु विनिमय पत्ती, यानी अपन बिना पैसों के एक दूसरे से सामानों का आदान प्रदान कर लेते हैं। ये अपन ने बचपन में खूब किया होगा, बहुत छोटे छोटे थे तब अपन, तब आइसक्रीम वाला आता था, अपन उसको एक मग्गा आइस गेहूं के दाने या एक मुट्ठी गेहूं ले जाके दे देते थे और अपने को बदले में आइसक्रीम दे देता था। ये सबने किया होगा। अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुरूप परिवर्तन भी करता रहता है। यानी पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया तो कर ही रहा है, फसल उगा रहा है, बारिश हो रही है, पानी प्राप्त कर रहा है, मांस प्राप्त कर रहा है और पर्यावरण को बदले में कुछ दे भी रहा है। और जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बदलती जाती है, यानी अब जैसे वो झोपड़ी में नहीं रहकर उसे पक्के मकान में रहना है, तो यानी उसकी आवश्यकता बदल गई। अब वो उसके अकॉर्डिंग उस पर्यावरण में चेंज कर देगा, यानी उस झोपड़े को हटाकर वहाँ पर जो पत्थर का मकान होता है या पक्की ईंटों का मकान होता है वो वहाँ पर बना लेगा। अब देखो, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, यानी जैसी प्रकृति थी वैसा उसने अपने आप को ढाल लिया था। उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के लिए कई कई नए तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। इन जो पहले मानव था उसे फसल उगाना नहीं आता था, वो जो आसपास के शिकार करके ही अपना पेट पाल लेता था, ना उसको पशु पालने की जरूरत थी और ना ही उसको स्थायी जीवन जीना था। वो इधर उधर घूमकर पेड़ों के नीचे सोकर रहकर अपना दिन गुजार लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे स्थायी जीवन गुजारना शुरू किया, यानी उसने वहां पर झोपड़ी बनाना शुरू किया, तो उसने पर्यावरण में कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए। पहिया का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया व वस्तु विनिमय पत्ती का विकास हुआ। यही बात है जो बताई थी, वस्तु विनिमय पत्ती क्या होती है वो समझ आ गई। अब आवश्यकता से अधिक अन्न उगा लिया, यानी मेरी साल के अंदर मैं 2 बोरी अनाज खा जाता हूँ, तो मान लो मैं अपने 2 बोरी की जगह मैंने 4 बोरी अनाज उगा दिया, तो 2 बोरी तो मैंने रख ली, अब 2 बोरी में उसको वस्तु विनिमय पद्धति के माध्यम से उस अनाज के बदले अपनी दूसरी जरूरत की चीजें ले लूंगा। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। द्रुत यानी तेज हो गया। फिर क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज व सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक व मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने व उसका उपयोग सीखना चाहिए। यानी इन लाइन का मतलब है कि मानव को पर्यावरण के साथ ही चलना चाहिए। ज़्यादा बदलाव करने से पर्यावरण हानिकारक भी हो सकता है अपने लिए। जैसे अपन ने बहुत सारे अब यहाँ पे साधन बना लिए, जो परिवहन के साधन बना लिए, अपन ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण की वजह से अपनी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उस तापमान की वजह से जो ग्लेशियर हैं उनका पानी पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रही है और वो बर्फ़ पिघल कर नदियों में आ रही है और वो बाढ़ का रूप ले रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में तबाही मच रही है। और समुद्र का जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी जो तटीय क्षेत्र हैं वो भी धीरे धीरे जलमग्न होने की कगार पर आ गए हैं। फिर रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टी में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियां मनाने वे जिन स्थानों पर जाएं वहां के भूदृश्य, लोगों और क्रियाकलापों का चित्र बनाएं। ठीक है, ये था अपना चैप्टर नंबर 1 जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसका नाम था पर्यावरण। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है संकलन क्लासेज। इसमें ये सी बड़ा है, कैपिटल है और एस भी कैपिटल है। ये आप डालोगे तो टेलीग्राम पर ऐसे जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से चैनल आपको मिल जाएगा संकलन के
नाम से, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिलेगी और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपन आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।